नमस्कार मित्रों। कल मैंने आप लोगों को संघीय संसद, भारतीय संघीय संसद या भारतीय संसद कह लें के एक सदन राज्यसभा के बारे में बताया था। आज मित्रों मैं भारतीय संसद के सबसे लोकप्रिय सदन, जिसे लोकप्रिय सदन कहा जाता है, प्रथम या निम्न सदन भी कहा जाता है, राज्यसभा के बारे में मैं आज आप लोगों को लोकसभा के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। भारतीय संसद में लोकसभा जो है उसको अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा की गई। इसे लोकप्रिय सदन, निम्न सदन या प्रथम सदन भी कहा जाता है। और अगर यूं कहें कि भारतीय संसद का सबसे शक्तिशाली सदन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि निश्चित रूप से लोकसभा के पास जितनी शक्तियां प्राप्त हैं, जो दूसरा सदन राज्यसभा है उसके मुकाबले, लोकसभा के मुकाबले राज्यसभा के पास नगण्य सी शक्तियां हैं। अब जो अनुच्छेद 81 है ये कहता है कि लोकसभा में अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या 550 होगी। निर्वाचित और पहले 2 सदस्य एंग्लो इंडियंस के लिए जाते थे, तो कुल 552 होते थे, माने अधिकतम 552। लेकिन 2020 में इस एंग्लो इंडियंस के सदस्यों को समाप्त कर दिया गया कि 2020 में के बाद अब एंग्लो इंडियंस लोकसभा में जो पहले राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते थे, अब वो मनोनीत नहीं होंगे। तो देखा जाए तो अब अधिकतम संख्या 550, अधिकतम निर्वाचित सदस्यों की संख्या अधिकतम 550 होगी। अब वर्तमान में क्या स्थिति है इसको देख लिया जाए। अनुच्छेद 81 के ही माध्यम से ये चीजें होती हैं। तो वर्तमान में 530 राज्यों से और 13 सदस्य यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र या जिसको कहेंगे केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी से 13 सदस्य, यानी वर्तमान समय में कुल सदस्य संख्या 543 है। ये 543 वर्तमान में सदस्य हैं। पहले क्या था कि 530 इससे और 20 यूनियन टेरिटरी से, यूटी से, और राज्यों से 530, यानी मैक्सिमम 550 होना चाहिए। लेकिन वर्तमान समय में क्या स्थिति है कि 530 राज्यों से हैं और 13 यूनियन टेरिटरी से, यानी 543 सदस्य वर्तमान 18वीं लोकसभा में हैं। और मैंने अभी बताया आपको कि पहले क्या होता था कि 2 एंग्लो इंडियंस, पहले संख्या 545 होती थी, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियंस राष्ट्रपति मनोनीत करते थे लोकसभा में। लेकिन 2020 के बाद इस प्रावधान को समाप्त कर दिया गया और अब यही 543 सदस्य वर्तमान में हैं। देखिए, यह जो लोकसभा है, अभी मैंने बताया कि यह लोकप्रिय सदन है। इसकी शक्तियां बहुत हैं, अभी शक्तियों की चर्चा की जाएगी। अब किन किन क्षेत्रों में कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं, किन किन राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं, इसकी चर्चा कभी एक वीडियो में बनाऊंगा। तो राज्यसभा, लोकसभा, इन दोनों के सीटों की चर्चा करूंगा, वहां मैं डिटेल में इसको बताऊंगा। अब अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई, अनुच्छेद 82 में यह व्यवस्था की गई कि जनगणना के बाद परिसीमन आयोग द्वारा लोकसभा के सदस्यों यानी लोकसभा की सीटों का निर्धारण किया जाएगा। और ऐसा ही होता रहा। लेकिन
वर्तमान में जो लोकसभा है यह 71 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। संसद ने विधेयक पारित करके 2026 तक कहा था कि 2026 तक यही संख्या रहेगी। संभावना है कि 2026 के बाद यह संख्या बढ़े, जब जनगणना के बाद, अभी तो जनगणना हो नहीं पाई क्योंकि कोरोना काल था, अब जब जनगणना होगी तो फिर परिसीमन आयोग एक नए लोकसभा का परिसीमन करेगा। ऐसा सुनने में भी आ रहा है कि जनगणना के बाद ऐसा होगा। वर्तमान समय में जो अनुच्छेद 82 के अनुसार वो परिसीमन आयोग ही जनगणना के बाद लोकसभा की संख्या निर्धारित करता है, वर्तमान समय में 1971 की जनगणना के अनुसार चल रहा है। संभावना आगे 2026 तक तो यही रहेगा, 2026 के बाद परिवर्तन होने की संभावना है। अब चुनाव देख लेते हैं कि लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है। तो देखिए, लोकसभा के एलएस लिख दिया है मैंने लोकसभा की जगह। लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव होता है वह प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा, प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा। देखिए, राज्यसभा का चुनाव कौन करता है? राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य यानी विधायक राज्यसभा का चुनाव करते हैं, लेकिन लोकसभा का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा संपन्न होता है। इसमें जो भी वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है। जो भी व्यक्ति वर्तमान समय में ऐसा है कि 18 वर्ष की उम्र पार कर चुका है, वह वयस्क मतदाता हो जाता है और निर्वाचक नामावली में उसका नाम पड़ जाएगा, फिर वह इस लोकसभा के चुनाव में भाग लेगा। तो वयस्क मतदाता के लिए पहले 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संवैधानिक संशोधन में इसको 18 वर्ष कर दिया गया। संवैधानिक संशोधन 61वें संवैधानिक संशोधन में 18 वर्ष आयु कर दी गई, वर्तमान समय में 18 वर्ष है। इसके पहले क्या था? 21 वर्ष कि जो 21 वर्ष की अवस्था का व्यक्ति था वह मताधिकार उसको प्राप्त था, वह वयस्क मतदाता था, लेकिन अब वर्तमान समय में 18 वर्ष हो चुका है। अब जो लोकसभा के स्थान है ये 543, इसमें अनुच्छेद 330 के अंतर्गत एससी और एसटी को आरक्षण दिए गए हैं। कुछ स्थान एससी और एसटी के लिए आरक्षित किए गए कि इतनी लोकसभा सीटों में इतने स्थान शेड्यूल कास्ट को और इतने स्थान शेड्यूल ट्राइब्स को। उनकी संख्या है 84 एससी के लिए और एसटी के लिए 47। अनुच्छेद 330 के अनुसार यह संख्या निर्धारित की गई है कि इतने लोग लोकसभा में एससी के होंगे 84 और एसटी के होंगे 47। ऐसी व्यवस्था की गई है। अब मित्रों देखेंगे हम कि वास्तव में जो लोकसभा के सदस्य होंगे उनकी योग्यता क्या होगी, कौन से लोग लोकसभा सदस्य बनने के लायक होंगे। तो जैसा कि आपने राज्यसभा में देखा था, मैंने बताया भी था राज्यसभा में कि वह भारत का नागरिक हो। योग्यता की योग्यता क्या होगी कि भारत का नागरिक होगा, राज्यसभा में बताया था। पागल दिवालिया ना हो, वह 30 वर्ष की आयु पूरी कर चुका। लेकिन यहां राज्यसभा से अलग लोकसभा में है, कुछ बाकी चीजें तो सेम है कि जैसे वह भारत का नागरिक हो, राज्यसभा में 30 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, और यहां क्या है 25 वर्ष। जो व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा वही लोकसभा का
सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। बाकी वह पागल दिवालिया ना हो, किसी लाभ के पद पर कार्यरत न हो और किसी न्यायालय द्वारा 2 वर्ष से अधिक सजा न प्राप्त की हो, ऐसे व्यक्ति को लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता प्राप्त होती है। यह हो गया योग्यता। अब कार्यकाल देख लेते हैं। कार्यकाल देखिए, वैसे तो 5 वर्ष का लोकसभा का कार्यकाल है, लेकिन इस 5 वर्ष से पूर्व भी लोकसभाएं भंग हो जाती क्योंकि बहुमत खो देती है। तमाम बीपी सिंह, चंद्रशेखर, देवगौड़ा की सरकार, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार, एक बार 13 दिन, एक बार 13 महीने, वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का है। फिलहाल 2014 के चुनाव हुए, 19 तक 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया, फिर 19 से 24 तक 5 वर्ष कार्यकाल पूरा किया। लेकिन बीच में कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि चाहे मोरारजी भाई देसाई की सरकार हो, बीपी सिंह की, चंद्रशेखर जी की, एच.डी. देवगौड़ा और तमाम ऐसे समय थे जिसमें प्रधानमंत्री बदले और कई बार लोकसभा भी भंग हुई। लोकसभा भी अपने 5 वर्ष के समय से पहले भंग हो गई है। वैसे कार्यकाल 5 वर्ष का है, लेकिन कभी कभी लोकसभाएं 5 वर्ष से पहले भी भंग हो सकती हैं। अब इसके अधिवेशन की बात कर लें मित्रों, तो 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए 2 अधिवेशन में, यानी कम से कम 2 अधिवेशनों के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए, यानी कम से कम 2 अधिवेशन तो होने ही चाहिए। वैसे तमाम अधिवेशन चलते हैं, शीतकालीन अधिवेशन, मानसून सत्र, ग्रीष्मकालीन सत्र, बजट सत्र, तमाम सत्र चलते हैं। इनकी गणपूर्ति देख लें अगर, तो गणपूर्ति की चर्चा कर ली जाए तो 1/10 है, जैसा कि राज्यसभा में भी आपने देखा था, यानी पूरी सदस्य संख्या का कम से कम 1/10 सदस्य अगर मौजूद है तो सदन की कार्यवाही संपन्न होगी। अब चर्चा करते हैं इन संसद के सदस्य यानी लोकसभा के सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है, बल्कि यूं कह लें कि संसद के सदस्यों को क्या विशेषाधिकार प्राप्त है। तो अनुच्छेद 105, मैंने बताया भी था इसके पहले के वीडियो में कि अनुच्छेद 105 जो है वो संसद सदस्यों के विशेषाधिकारों की चर्चा करता है कि संसद के सदस्यों को कौन कौन से विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। अब इसमें देखा जाए विशेषाधिकार में, तो सबसे पहला विशेषाधिकार है कि संसद के सदस्यों को भाषण की स्वतंत्रता होती है, उनको बोलने से रोका नहीं जा सकता। इसके अलावा संसद में या किसी समिति में रहने के दौरान अगर उन्होंने कोई बात कही तो इस पर किसी भी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती या उनको उन्मुक्ति या विशेषाधिकार प्राप्त है। इसके अलावा संसद के अधिवेशन के 40 दिन पूर्व और 40 दिन पश्चात उन्हें बंदी नहीं बनाया जा सकता। किन मामलों में? देखिए, एक दीवानी मामला होता है, एक फौजदारी मामला। दीवानी मामलों में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फौजदारी मामला है तो गिरफ्तारी हो सकती है। लेकिन उस गिरफ्तारी के लिए अगर संसद का सत्र चल रहा है तो उस गिरफ्तारी के लिए लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है, स्पीकर से अनुमति लेनी पड़ती है, तब उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। और भी तमाम छोटे मोटे विशेषाधिकार उनको प्राप्त हैं कि क्या वेतन भत्ते, ये तो बदलते रहते हैं, इनको आप अपडेट कर लीजिएगा, बदलते रहते हैं क्या वेतन मिलेगा, क्या भत्ता मिलेगा और कौन कौन सी जगह छूटें मिलेंगी। जैसे आप देखेंगे टोल पे इन लोगों का कोई टोल टैक्स नहीं लगता, और भी तमाम विशेषाधिकार प्राप्त हैं। अब हम चर्चा करेंगे लोकसभा के पदाधिकारियों की, कि लोकसभा में कौन कौन से पदाधिकारी होते हैं। पदाधिकारी,
तो सबसे पहले लोकसभा का अध्यक्ष, इसको स्पीकर भी बोलते हैं, जैसा कि ब्रिटेन के लोक सदन में बोला जाता है वैसा ही हमारे यहां इसे स्पीकर बोला जाता है। यह एक पदाधिकारी होता है। दूसरा उपाध्यक्ष, लोकसभा का उपाध्यक्ष, डिप्टी स्पीकर। ये दो पदाधिकारी होते हैं जिनका चुनाव लोकसभा अपने ही सदस्यों में से करती है। लोकसभा अपने ही सदस्यों में से किसी एक व्यक्ति को अध्यक्ष और किसी को उपाध्यक्ष निर्वाचित करती है। अब ये इसकी विवेचना अनुच्छेद 93 में की गई है कि लोकसभा अध्यक्ष को क्या शक्तियां प्राप्त है, लोकसभा अध्यक्ष का क्या पद है। देखिए, अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो लोकसभा अध्यक्ष के लिए इतना कहना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, जैसे घर का मुखिया, भाई सभी के अपने घर में मुखिया होता होगा और मुखिया का ही सब कुछ चलता है। घर का जो गार्जियन होता है, मुख्य मुखिया होता है, उसी के द्वारा सारे कार्य किए जाते हैं, उसी के निर्देशन में कार्य किए जाते हैं। तो अगर लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो इतना कहा जा सकता है कि सदन के गौरव, सदन की शक्ति, सदन की गौरव और सदन की प्रतिष्ठा का वह द्योतक होता है। मतलब पूरी गरिमा सदन की उसी के ऊपर निर्भर करती है। वैसे उसके पास बहुत सारी शक्तियां हैं। सदन की सभी गतिविधियां, जो भी सदन की कार्यवाहियां चलती हैं, वो सारी कार्यवाहियां उसी के निर्देशन में चलती हैं। किसी भी सदस्य को अगर बोलना है, कोई प्रश्न पूछना है, तो उससे लोकसभा अध्यक्ष से अनुमति लेनी पड़ती है। कौन व्यक्ति लोकसभा के लिए योग्य है, कौन अयोग्य है, इसका भी निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। सबसे महत्वपूर्ण शक्तियों की बात की जाए तो एक महत्वपूर्ण शक्ति है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। यह बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि लोकसभा अध्यक्ष इस बात का निर्णय करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है। अक्सर यह प्रश्न पूछता है कि यह निर्णय कौन करता है। एक प्रश्न और बहुत महत्वपूर्ण है जो अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम में, कि जब संसद का संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति बुलाता है तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो बड़ा महत्वपूर्ण है, यह लोकसभा अध्यक्ष की शक्तियों, पावर्स की बात करता है कि अगर संयुक्त अधिवेशन हो रहा है तो उसके अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर ही करता है। इसके अलावा उसे निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। जब किसी विषय पर मत का मतदान होने लगता है, विवाद के बाद जब मतदान का नंबर आता है तो उस मतदान में अगर टैली कर गया, इक्वल हो गया, तो निर्णायक मत जो होता है वह लोकसभा अध्यक्ष का होता है और उसी से निर्णय लिया जाता है। यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। यानी अगर आप देखें तो पूरी लोकसभा की गतिविधियों के संचालन की पूर्ण जिम्मेदारी लोकसभा अध्यक्ष पे होती है। बड़ा महत्वपूर्ण पद है लोकसभा अध्यक्ष का पद। वर्तमान समय में ओम बिरला लोकसभा अध्यक्ष थे और लोकसभा अध्यक्ष हैं वर्तमान समय में, और लोकसभा अध्यक्ष का पद बहुत गरिमामय, बहुत निष्पक्ष और प्रतिष्ठा का पद माना जाता है। अब उस व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा व्यक्ति उसकी गरिमा का कितना परिपालन कर रहा है। अभी तक भारत में ऐसी स्थिति देखी गई है कि लोकसभा अध्यक्ष ने अपनी संसदीय गरिमा का पूरी तरीके से पालन किया। इसीलिए मैंने कहा कि संसद की शक्ति, संसद की प्रतिष्ठा, संसद के गौरव क्या द्योतक होता है यह लोकसभा अध्यक्ष, जिसका निर्वाचन संसद के सदस्य अपने में से ही करते हैं। अब महत्वपूर्ण जो चीज था जिसको पढ़ना है कि लोकसभा की शक्तियां क्या है। कल आपने राज्यसभा की शक्तियां पिछले वीडियो में देखी, आज आप लोकसभा की शक्तियां देखो। शक्तियां वो कार्य, यानी कौन कौन सी शक्तियां और कार्य प्राप्त है। मैंने बताया भी, पहले ही बताया कि लोकप्रिय सदन है। और अगर आप देखें कि संसद के दो सदन लोकसभा और राज्यसभा,
अगर इन दोनों का कंपैरेटिवली अध्ययन करें तो लोकसभा के अपेक्षाकृत राज्यसभा को नगण्य शक्तियां प्राप्त है। अभी आप जब उनकी शक्तियां और कार्य देखेंगे तो आपको अंदाजा चल जाएगा। पहला विधायी शक्तियां। देखिए, महत्वपूर्ण कार्य सदन का तो यही है, विधि कानून निर्माण का। विधायी शक्तियां। अब देखिए विधायी शक्तियां क्या है, यही आप राज्यसभा से कंपैरेटिवली अध्ययन करते चलिएगा। अभी मैंने हाल ही में वीडियो डाला था तो वो भी ताजा ही होगा कि जो साधारण अवित्तीय विधेयक होते हैं उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों को लगभग बराबर शक्ति प्राप्त है। लेकिन अगर आप देखें तो अगर लोकसभा ने किसी विधेयक को पारित कर दिया तो राज्यसभा अधिकतम 6 महीने उस पर विचार कर सकती है या कोई संशोधन के साथ संशोधन कर सकती है। लेकिन अगर 6 महीने तक राज्यसभा ने उस पर कोई विचार नहीं किया, उसको पास नहीं किया, तो फिर संयुक्त अधिवेशन हो जाता है। और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य, और आपको पता है कि राज्यसभा से 2 गुना से भी अधिक संख्या है लोकसभा की। तो जब संयुक्त अधिवेशन होगा तो पलड़ा किसका भारी होगा? लोकसभा का भारी होगा। तो अगर एक तरीके से कहा जाए कि वित्तीय शक्तियां, तो मेरे हिसाब से सारी वित्तीय शक्तियां कहीं ना कहीं लोकसभा के प्रति केंद्रित हो जाती है, लोकसभा के प्रति झुकाव दिखाती। क्यों? क्योंकि अधिकतम राज्यसभा 6 महीने तक रोक सकता है। उसके बाद संयुक्त अधिवेशन हुआ, अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष कर रहे हैं, सदस्य संख्या लोकसभा की ज्यादा है, वो एन गेन प्रकारेण उसको पास होना ही होना है। यानी सदस्य संख्या उसकी अधिक है, इसलिए उसका पलड़ा भारी हो जाता है। तो अगर साधारण या अवित्तीय विधेयक में देखें तो राज्यसभा से बहुत विस्तृत शक्तियां, विधायी शक्तियां लोकसभा को प्राप्त हो जाती हैं और लोकसभा किसी भी कानून को बनाने में सक्षम हो जाता है। अब दूसरा है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, देखिए वित्तीय शक्तियों में तो गजब है भाई साहब। एकाधिकार, आप बिल्कुल ही देखेंगे जब वित्तीय शक्तियां लोकसभा की तो आपको यह लगेगा कि राज्यसभा को तो कुछ दिया ही नहीं। और आपको मालूम है, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, देश चलना है वित्त से। धन जो है बहुत महत्वपूर्ण है। एक कहावत लिखी होती है, एक जगह मैं दुकान में बैठा था, सभी पूछते हैं आप कैसे हैं जब तक आपके जेब में पैसे हैं। कोई भी देश तभी तक समृद्ध है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिष्ठा बनाए हुए, जब तक उसका वित्त मजबूत है। और कोई भी संस्था, तो अगर आप देखेंगे तो लोकसभा के पास वित्तीय शक्तियां विस्तृत है। क्यों? क्योंकि साधारण विधेयक, जो वित्तीय विधेयक होते हैं, वो तो किसी भी सदन में पहले पेश किए जा सकते, चाहे राज्यसभा में पेश करें या लोकसभा में। लेकिन जो वित्तीय विधेयक हैं, यह केवल और केवल प्रथमतया पहली बार लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं और लोकसभा ने पास कर दिया। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा के पास अधिकतम 14 दिन का समय है। 14 दिन तक रोक सकता है, उसके बाद वह रोक नहीं सकता। उसके बाद वह कुछ करे या ना करे, वह प्रस्ताव अट्रेंडम अपने आप ही पास माना जाता है। तो अगर आप वित्तीय शक्तियों के बारे में देखें, मैंने बताया भी कि लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करता है कि कौन सा विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं है, और पेश कहां होता है? लोकसभा में। यानी केंद्र लोकसभा है वित्त का, वही निर्णय करेगा कि वित्त विधेयक है कि नहीं है, और पेश भी लोकसभा में ही होगा। अगर लोकसभा ने पास कर दिया तो राज्यसभा 14 दिन के बाद भाई साहब आपके पास समय नहीं है, आप कुछ कर नहीं सकते, सारे अधिकार आपने दे दिए। तो ये शक्ति, जो वित्तीय शक्ति है, कहीं ना कहीं लोकसभा को राज्यसभा से अधिक शक्तिशाली बनाती। यह बड़ा महत्वपूर्ण था। तीसरा, कार्यपालिका संबंधी शक्ति। कार्यपालिका,
कार्यपालिका संबंधी शक्ति। अभी आपने देखा विधायी शक्ति में भी अव्वल, वित्तीय शक्ति में तो कुछ पूछना ही नहीं, कोई कुछ कर ही नहीं सकता। अब हम देखेंगे कार्यपालिका के संबंध में। कल मैंने आपको राज्यसभा बताया था। राज्यसभा को कार्यपालिका संबंध में क्या अधिकार है? बस इतना कि पूरा प्रश्न पूछ सकता है, बाकी कोई अधिकार नहीं। लेकिन यहां क्या है, चूंकि हमारे यहां संसदीय शासन व्यवस्था है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो ब्रिटेन से लिया गया, इस संसदीय शासन व्यवस्था की एक खास बात है कि जो कार्यपालिका होगी वह कार्यपालिका वैसे तो कहा गया सदन के प्रति उत्तरदायी होगी, लेकिन सदन के निचले सदन यानी लोकप्रिय सदन, निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होगी। यानी जो भी कार्यपालिका कार्य कर रहा है उसके लिए उसको जवाबदेही लोकसभा में देनी पड़ेगी। यही से इसका महत्व पता चलता है कि कार्यपालिका की पर सबसे ज्यादा नकेल, सबसे ज्यादा नियंत्रण किसका है? लोकसभा का। इसके अलावा प्रश्न पूछकर, पूरा प्रश्न पूछकर, जैसा कि राज्यसभा भी करता है, लेकिन उससे भी अधिक अधिकार काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव, कभी कभी किसी भी सरकारी प्रस्ताव को, विधेयक को नकार देता है लोकसभा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। काम रोको प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव तो भैया कहर ही बरफ पड़ा, पहाड़ टूट गया। अगर अविश्वास प्रस्ताव पास हो गया लोकसभा में तो कार्यपालिका को इस्तीफा देना पड़ता है। यानी अगर आप देखें तो कार्यपालिका संबंधी शक्तियों में कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण, चाहे अगर लोकसभा तो कार्यपालिका पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर सकता है। इतनी ज्यादा शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है। तो यहां देखिए विधायी शक्ति में भी अधिक हो गया, वित्तीय शक्ति में तो पूछना ही नहीं, सब कुछ उसी का है, और कार्यपालिका शक्ति में भी अधिक। यहां देखें आप राज्यसभा से तुलना करें तो राज्यसभा से बहुत ज्यादा शक्तिशाली लोकसभा हो जाता है। अब चौथा देखते हैं संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन संवैधानिक संशोधन संबंधी शक्ति। यहां क्या है कि दोनों सदनों को बराबर का अधिकार है कि संवैधानिक संशोधन दोनों ही सदन अलग अलग अपने बहुमत या 2/3 बहुमत से, बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पास करेंगे, और जब राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा तब संवैधानिक संशोधन होगा। अनुच्छेद 368 कहता है कि संवैधानिक संशोधन की पूरी शक्ति संसद के पास है, और यह शक्ति लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर इस शक्ति का प्रयोग करते हैं। तो अभी तक राज्यसभा से अधिक थी, अब यहां बराबर है, यहां भी कम नहीं है, बराबर है। और यह संवैधानिक संशोधन तभी हो पाएगा जब दोनों सदन अलग अलग उपस्थित सदस्यों के अपने सदस्यों के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसे पारित करते हैं। यह हो गया संविधान संशोधन संबंधी शक्ति। अब इसके अलावा भी बहुत सारे कार्य हैं, विविध कार्य या विविध शक्तियां। आपने राज्यसभा में भी देखा कि राज्यसभा को भी विविध शक्तियां प्राप्त हैं। अब विविध शक्तियों में क्या है? एक तो निर्वाचक के रूप में, निर्वाचक मंडल के रूप में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा के सदस्य जो होते हैं, और ध्यान दीजिएगा यह सभी सदस्य निर्वाचित होते हैं। पहले 2 एंग्लो इंडियंस थे, वो हट गए, अब सभी निर्वाचित सदस्य हैं। और इन सदस्यों को राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के निर्वाचक मंडल के रूप में ये कार्य करते हैं। इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो राज्यसभा से भी इसे भिन्न बनाती है कि जनता के शिकायतों का निवारण, संसद सदस्य अपने अपने क्षेत्र में रहते हैं, वहां जनता शिकायत करती है कि हमें ये परेशानी, हमें वो परेशानी, वो वहां जाते हैं और संसद सदन में प्रश्न उठाते हैं और उन प्रश्नों पर विचार विमर्श कर उन जनता की शिकायतों का निवारण
लोकसभा ही करता है। तो विविध शक्ति में एक जनता के शिकायतों का निवारण आ गया, निर्वाचक मंडल के रूप में कार्य करने लगा। इसके अलावा महाभियोग, आपको पता है कि राष्ट्रपति या फिर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, अन्य न्यायाधीश या बहुत सारे जो लोग भ्रष्टाचार या कदाचार के मामले में लंबित हैं या उनके ऊपर मामला ऐसा बन रहा है, तो लोकसभा राज्यसभा के साथ मिलकर ऐसे लोगों को महाभियोग लगाकर उनके पद से हटा सकते हैं। तो विविध कार्य में ये महाभियोग आ गया। इसके अलावा राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव राज्यसभा ही पहले पारित करेगी, लेकिन उसका अनुमोदन जो करेगा वो लोकसभा करेगा। लोकसभा अनुमोदन न करे तो फिर राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया नहीं जा सकता। तो यहां भी लोकसभा की के कार्य शक्तियां आ जाती हैं। इसके अलावा संकट काल, अगर आप देखें तो संकट काल में अगर राष्ट्रपति ने संकट काल लगाया, आपातकाल की स्थिति आई, उसने लगा दिया, तो 1 महीने के भीतर संसद से पास होना चाहिए। अगर नहीं पास हुआ तो संकट काल समाप्त हो जाएगा। तो यहां भी लोकसभा की महत्ता है कि उसको पास करना है। इसके अलावा अगर उसके समय को बढ़ाना है तो भी लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर, संसद के दोनों सदन मिलकर ऐसा करेंगे। हाँ, एक चीज अलग हो जाती है कि अगर संकट काल लगा और संजोग से उस समय लोकसभा विघटित है, लोकसभा भंग है, तब राज्यसभा की भूमिका बढ़ जाती है, क्योंकि वही संसद का एक सदन है जो अस्थायी है। लेकिन फिलहाल संकट काल के संबंध में भी विविध अधिकार, विविध शक्तियां लोकसभा को प्राप्त है। एक और विविध शक्ति है कि अगर राष्ट्रपति सर्व क्षमादान किसी एक व्यक्ति को, अगर बहुमत बहुत सारे लोग हैं उनको सर्व क्षमा देना चाहता है, सबको एक साथ क्षमा करना चाहता है राष्ट्रपति, तो वहां राष्ट्रपति को संसद से मंजूरी लेनी होगी, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से स्वीकृति लेनी होगी। जब स्वीकृति मिलेगी तभी जाकर वह सर्व क्षमा दे सकता है। यह मित्रों था लोकसभा। अब एक दिन मैं समय निकालकर आप लोगों को किन किन राज्यों में कितनी कितनी सीटें राज्यसभा की हैं और यूनियन टेरिटरी में, संघ राज्य क्षेत्र में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, राज्यसभा की तो सीटें है ही नहीं संघ राज्य क्षेत्र में, लोकसभा की कितनी सीटें राज्यों में हैं और कितनी सीटें संघ राज्य क्षेत्रों में हैं, एक दिन मैं चार्ट के माध्यम से लिखकर यहाँ आपको बताऊंगा। क्योंकि कभी कभी पूछ देता है कि उत्तर प्रदेश में कितना है, बिहार में कितना है राज्यसभा की सीट और लोकसभा की सीट कितनी है। और आरक्षण की बात बताई कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति 84 और 47 सीटें आरक्षित हैं। एक नया विधेयक पास हुआ 2024 में, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। इस अधिनियम के माध्यम से यह प्रयास किया जाएगा, अभी नया परिसीमन होगा तब, कि अब महिलाओं को भी आरक्षण, 33% आरक्षण संसद में दिया जाएगा कि महिलाएं भी अपना प्रतिनिधित्व प्राप्त कर सकें। ऐसी व्यवस्था है। चूंकि यह भविष्य और काल के गर्त में है कि यह प्रावधान कब अपने वास्तविकता के धरातल पे आएगा, जब आएगा तो फिर उसकी चर्चा की जाएगी। मित्रों, आज मैं आपसे विदा लेने से पहले एक अनुरोध करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि कॉम्पिटिशन्स के एग्जाम्स चल रहे हैं, होने वाले हैं, उनमें बच्चों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके। धन्यवाद मित्रों, नमस्कार।